समझना है, मैंने आपको दिया 3 तरह का रास्ता। एक ब्लॉक यहां, हाँ ऐसे, ठीक है, और एक रास्ता दे दिया तीनों की हाइट h है। मुझे आपसे पूछना है कि जब ब्लॉक यहां पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। थीटा एंगल है, इसका एंगल थीटा है, इसका कुछ भी एंगल नहीं, इसका भी कुछ भी एंगल नहीं है। तीनों पे ब्लॉक है, यहां पे ब्लॉक है, यहां पे ब्लॉक है, यहां जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी बताइए। वो ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हम, इसीलिए डायरेक्टली ऐसे गए हम। बताओगे कैसे करोगे? देख, ये तो आसान है, ये तो बना सकते हो, ये बना सकते हो क्या? सेम तो होगा, सेम तो होगा, लेकिन आसान कौन सा है? आपको जब ये बोला जाए निकालने के लिए तो थोड़ा आसान पड़ेगा, बट यहां पे तो हर डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यहां भी तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालते रहो, इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है ना। यहां तो आप आसानी से निकाल दो, साइन थीटा लिखो और एच की वैल्यू निकाल दो, इजी बन जाएगा। बट वर्क पावर एनर्जी, वर्क की जरूरत क्यों पड़ी? वर्क या एनर्जी की जो इसलिए जरूरत पड़ी कि इसी चीज को तो आसान करना था अपने को। क्या करना था इसको? आसान, तो कर दो आसान इसको। आप कैसे करोगे इसको? इसको पहले निकाल के देखो जनरल मेथड से, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as के कॉन्सेप्ट से, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as के कॉन्सेप्ट से बना के देखो क्या होता है। कोमल आगे देखिए कैसे आएगा। इसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इसमें भी एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो तीनों में एक्सेलरेशन में सिर्फ इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? है ना? सीधा सीधा आ रहा है, ए बराबर जी साइन थीटा होता है, और कुछ नहीं करना इसमें। तो आप क्या निकालोगे? साइन थीटा निकाल दो। अभी अभी आपने पढ़ा कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी पढ़ाया ना मैंने ब्लॉक पे, ऐसे करके ए बराबर जी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? बोलो कितना होगा? साइन थीटा की वैल्यू h बाई साइन थीटा है ना, h बाई एस कर देते हैं। ये मान लो ऐसे है, अरे इससे मत देखो ए बाई जी, अभी भूल जाओ उसको। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या निकलेगा? p बाई एच होता है तो h बाई एस हो गया, है कि नहीं? तो कैसे करोगे आप? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का कॉन्सेप्ट करो, 2as करोगे ना तो जी साइन थीटा वहां लग जाएगा। करो जल्दी से, निकाल के देखो कितना आ रहा है। सही है? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझो, डायरेक्टली वर्क का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं वो इसमें से कुछ समझाना चाह रहा हूं क्या आ रहा है एक्चुअली। यहां पे क्या हो रहा है कि अगर h बराबर आप लिखते हो h बाई एस, ठीक है ना, p बाई एच, हाँ, तो s बराबर क्या होगा? h अपॉन साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा, u कितना? 0, क्योंकि वहां से आपने ड्रॉप किया उसको, ठीक। तो जब आप ड्रॉप किए हो तो यहां से यू स्क्वायर तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू ए कितना? जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू एस कितना? एच अपॉन साइन थीटा, है ना। साइन थीटा ने साइन थीटा को मार डाला तो कितना बचा? 2gh। तो v बराबर क्या आया? अंडर रूट 2gh। यस, मतलब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम यहां पर अंडर रूट 2gh आ रही है। पहले भी किया था मैंने, प्रोजेक्टर वगैरह में निकाला था वैसा कुछ, याद है ना? तो वो आ गया था आपका। लेकिन ये कहानी तो इसमें है, यहां तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है, तो ए बराबर जी साइन थीटा लिख ही नहीं सकते, तो होगा ही नहीं। तो करें क्या? तो करना क्या है, आपने एनर्जी का कंजर्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। अब फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन आप देखोगे तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, अभी हाइट पे रखा हुआ है mgh है उसका, और नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। m ने m को मार डाला तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो इसलिए v बराबर क्या आ गया, रूट 2gh। कौन सा आसान तरीका हुआ, ये वाला या वो वाला, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब कि वर्क पावर एनर्जी पढ़ना इसलिए जरूरी है, आपकी जिंदगी को आसान करना है मुझे, समझा। इसीलिए आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए मैंने ये कंसेप्ट दिया। सोचो कहां से हम आ रहे हैं उठ करके, उस पर दिमाग लगाना है। डायरेक्टली वर्क का डेफिनेशन तो तुमको 9th क्लास में पढ़ा ही होगा तुमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। अब ये आपको आ गया तो आप एक चीज और यहां से देख सकते हो कि आपके पास जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो इसको चेंज करते हैं अपन, इसमें क्या करेंगे, हर तरफ 1/2m से मल्टीप्लाई कर दो, करके देखो तो क्या आता है। एक काम करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब वैल्यू डालो इसमें, क्या चीज की, 1/2m, हाफ m की। करो ना, करो, क्या आ रहा है, करो, देखो 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2m 2as। अब देखो क्या क्या कट रहा, आपको क्या क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ इसमें यहां पे आपको 2 से 2 को मार डाला, तो ये ma इंटू एस, m क्या होता है भाई, फोर्स, तो आपने फोर्स इंटू एस। अरे भाई साहब यही तो वर्क है, आया कि नहीं आया वर्क। और ये क्या है, इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये सब बातें आप जानते हो, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, ये सब जानते हो ना। अरे किसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्या है बोलो ना, डाउट इधर पूछो ना, उधर क्या बात कर रही है। अरे नहीं, उसको समझ में आ रहा है, वही समझा रहा है। v स्क्वायर और u स्क्वायर इनिशियल तो उसका काइनेटिक एनर्जी और इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास क्या आया, एक्चुअली यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। यहां से क्या आ रहा, वर्क डन। तो अब हम आते हैं कि भाई साहब वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, समझा क्या, कि अब यहां से अपने को क्या करने का है, वर्क समझने का है। तो वर्क में आपने देखा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो लिखिए वर्क, वर्क इक्वल टू क्या, अरे यार, अच्छा ठीक कर इसको, हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी होता है ना, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s में क्या होता है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है, क्या समझा। अरे समझ आया कि नहीं। तो यहां से लिखेंगे वर्क, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है, वो बाद में, वो अभी लिख रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
यहां पे तुम एक बात और लिख सकते हो, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, यहां तुम लिख सकते हो इस बात को, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। समझा? तो ये हो सकता है तुम्हारा पॉजिटिव, नेगेटिव, स्केलर, जीरो, और यूनिट क्या होता है इसका? जूली। हाँ, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, बस एक बात नहीं भूली, जूली। याद रखना से वर्क पावर, वर्क, और वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। हाँ, अब डायमेंशन क्या लिखेंगे इसका? हु कैन राइट द डायमेंशन? वफा लिख सकते हो डायमेंशन इसका? अरे वफा, क्या नाम है तुम्हारा? रिफा। हाँ, अरे हाँ, तो क्या करेंगे? वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, तो ये हो जाएगा एम एल टी का पावर -2 इंटू एल, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। यही वर्क का डायमेंशन होगा, यही एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी बोथ का डायमेंशन जो सेम होता है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका? सीजीएस अर्ग, अर्ग न्यूटन डायमेंशन में कन्वर्ट किया होगा ना, न्यूटन से अर्ग, जूल से अर्ग में, तो वही चीज है ये। 1 जूल बराबर कितना? 1 जूली इक्वल टू 10⁷ अर्ग। समझा? क्लियर है यहां तक? तो आपकी जिंदगी में जो वर्क है, जो आप वर्क करते हो, फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स में जो वर्क है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एकदम सही है। बट एक बात ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड यहां पे लिखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जरा चेक करें, लिख लिया तुम लोग सब कुछ? अब जरा यहां पे एक बात चेक करते हैं, जरा देखो, एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, और तीसरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगा दिया ऐसे, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया ऐसे, और इस ब्लॉक पे आपने लगा दिया फोर्स ऐसे। जरा गौर से समझना यार, बातचीत बंद करो। क्या नाम है? जुबिया, काय बातचीत करती रहती हो हर टाइम तुम? फिर दोनों जाके साथ बैठ गई एक ही जगह। हाँ, क्या हुआ? अब मुझे बताओ कि किस किस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? जिशान गौरी, किस किस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट होगा, किसमें नहीं होगा? जिशान बताएगा सिर्फ। बोलो, किसमें नहीं होगा? तीसरा वाले में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना? इसमें डिस्प्लेसमेंट यस, इसमें डिस्प्लेसमेंट यस, इसमें डिस्प्लेसमेंट नो। तो वर्क डन का क्या इसमें वर्क डन होगा? क्या नहीं होगा। तो वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, और साथ ही साथ फोर्स का डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब इसको समझने का क्या मतलब है कि अगर वर्क लिखा आपने, तो आपको लिखना पड़ेगा कि फोर्स इनटू 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 क्या चीज?
डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिख दो तो भी चलेगा। मतलब नहीं समझा इसका, अब समझाते हैं क्या मतलब। देखो यहां से एक चीज, मैंने एक बॉडी लिया, इस पे फोर्स लगा दिया, ठीक, और यहां वो बॉडी चली गई। हल्ला मत करो, क्या बात करते हो यार, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है क्या? दिल नहीं लग रहा तो बोल दो कि नहीं लग रहा सर दिल है। अजीब हाल है तुम लोग का भी। जब दिल लगा के जब टाइम पास करते रहते तो बड़ा मजा आता है, जहां हम मतलब कोशिश करते हैं कि ढंग का चीज पढ़ाए तो तुम लोग बस लग जाते हो। रिजल्ट नहीं आएगा ऐसे में, बस याद रखना, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर चाहते हो कुछ करना जिंदगी में तो कर लो, नहीं तो फायदा नहीं। ऐसे आते जाते रहोगे, रेल आती है रेल जाती है, समय यहीं गुजर जाती है, बस कुछ होना नहीं है। तो खड़े खड़े देखोगे तो थोड़ी ना पटने वाली है, उसको पटाना पड़ता है अच्छे से। अब सुनो, तो फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक लेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? अय्यून, कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? जूई मार रही है, जुएं जो होती है निकाल निकाल के, हाँ वही करो। ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं बोलेंगे आप क्वेश्चन ना, नहीं बोलेंगे, हो गया, एक ही रील का था वो, खत्म हो गया काम, समझा? चाहे भाग यहां से। अरे बैठना, तुम दूसरे का नौकरी है क्या? जब अबे लड़की लोग का बात मत सुना कर तुम, क्योंकि गर्ल्स में जो है ना कभी भी एकता नहीं होती है। कभी वो बोलेगी ऐसे कर दो, वो बोलेगी नहीं ऐसे कर दो, और तुम पेंडुलम की तरह नाचता रह जाएगा, समझा? हाँ आने दो, ठीक है। डी कौन सा हो गया? ये वाला। समझ आया जैन क्यों होगा? तो बातचीत कर रही थी ना तुम भी। उसको तो बताएंगे ही, तुम उससे बात कर रही थी जब हम समझा रहे थे। नहीं मैं देख रहा, मैं अंधा हो गया। ये क्यों होगा? मैंने आपको लिखा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट जब कोई बॉडी का, अरे क्या है यार, चुप रहो ना तुम लोग, बंद कर दें क्या पढ़ाई, यहीं पे स्टॉप कर दें क्या? अजीब हाल है तुम लोग का यार, पढ़ने जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको भी नहीं पढ़ने दे रहे हो। हाँ, अगर कोई बॉडी है, फिर बोला उल्लू गईगा, आपने फोर्स यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट लेना है बॉडी का, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, या नहीं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़े ना है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ले लोगे। तो इसीलिए लिखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब आपको एक ही जगह का फिक्स करना पड़ेगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से काउंट कर रहे हो तो इसका फिर आगे जाने के बाद यहीं से काउंट करोगे। ऐसा नहीं कि यहां से ले करके आगे जाने के बाद यहां कर दोगे,
समझो ये बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यही चीज बताया था मैंने, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। वर्क क्या हो गया? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहला बात, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क में भी जीरो, में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, ठीक है। और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बता दिया। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, एसआई, सीजीएस होती है अर्ग, और 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन होता है। फोर्स जब भी निकालना है आपको देखना पड़ेगा कि वर्क डन निकालने के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। यहां पे एक बात और जुड़ती है, आप जब ले रहे हो ना तो आपको ये चेक करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। या तो फोर्स के डायरेक्शन में ही लेना है या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना है। सुनो, लड़का उठो, उठ जाओ, उठो वहां से, किताब को भी रखो वहीं पे, तुम उठो, यहां पे खड़े रहो साइड में। भजड़ 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 किए हुआ है, रखो भी वहां पे, करा रहा पढ़ता लिखता कुछ है नहीं। हाँ, तो क्या बोला मैंने आपसे? आपसे ये बोला है कि ये तो हो गया कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप बोल सकते हो। मतलब अब पहले तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स समझते हैं क्या होता है, उसमें आपको और चीजें पता चलेंगी। ठीक, मान लेते हैं कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब हो गया? कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? चेंज नहीं होगा, तभी तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए, तभी तो कांस्टेंट कहलाएगा, या फिर डायरेक्शन भी बदलना नहीं चाहिए, तभी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि अब लिखेंगे, देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, जाकर कहीं पर भी देखोगे तो यहीं से स्टार्ट करता है लोग, स्टार्ट यहीं से होता है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में मान लेते हैं तुम्हारे पास एक फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, ये थीटा है, ये मास m है, ठीक है। अब आपको निकालना है वर्क डन। तो इस बॉडी को डिस्प्लेस होने के लिए, इस बॉडी को डिस्प्लेस होने के लिए आपके पास कौन सा फोर्स लगना चाहिए? ये अगर F है तो ये हमारा F cos थीटा होगा, और ये क्या होगा? F sin थीटा होगा। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए? F cos थीटा, ठीक है। तो हम उसी वाले फोर्स को लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू, मान लेते हैं ये बॉडी यहां चली आई उठ के, आपने लिख दिया S या D ले लो, ठीक है, आप लिख दिया। तो आप लिखोगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स, है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही आपके पास फॉर्मूला है। तो आप लिखोगे फोर्स F cos थीटा इनटू D, ये लिखोगे ना। इसका मतलब ये हो गया FD cos थीटा, वर्क डन इक्वल टू, क्या ये A डॉट B का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो अब यहां से लिख सकते हो वर्क डन इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर, दिस इज योर वर्क डन। और यही कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है। आपको ध्यान क्या देना, यहां से लेके यहां तक F cos थीटा चेंज नहीं हो रहा है, और इसका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, और क्या नहीं हो रहा है इसमें? इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। यहां से लेके यहां तक F cos थीटा ही चल रहा है, जहां तक ये D है वहां तक क्या है? F cos थीटा है। तो वर्क डन में कांस्टेंट, क्या हुआ, क्या हो रहा है यार? तो F cos थीटा इंटू D, और वर्क डन बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। जल्दी से इतना सबको लिख लो। यहां पे एक चीज और, क्या है यार, बट इस बार टूटे क्या ये? अरे कैमरा कहां चला गया?
चुप रहो सब। हाँ चलो, मान लो ये एक बॉडी है और इस पे एक फोर्स लग रहा है और यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट डी है। गाली में पहन सकते हैं हम तो। ये थीटा है। तो इधर देख, ऐसे देख, आगे देख। जिशान गौरी खड़े हो जाओ। तुम बात क्यों करते हो? रास्ते पे हर आदमी तुमको टोके तो तुम उसको जवाब देते रहोगे क्या? हाँ। अब कुछ भी कर सकते हो इसमें। मरियम, क्यों डिस्टर्बिंग एलिमेंट दूसरे की तरफ बनी रहती हो? तो है ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट एक नंबर की। थीटा, कुछ लोग बहुत बदनाम हो जाते हैं अपने आप ही, कुछ नहीं भी करते तब भी। अब देखो क्या करना है इसमें, या तो आप एफ कॉस थीटा लिखो या फिर डी कॉस थीटा लिखो। एफ को रहने दो, डी कॉस थीटा कर दो। दोनों कंडीशन में, पहला कंडीशन में अगर आप वर्क डन लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये चीज है कि नहीं? दूसरा कंडीशन में अगर वर्क डन लिखना चाहते हो तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, ये कर सकते हो। तो दोनों कंडीशन में तुम्हारे पास क्या आ रहा है? एफ डी कॉस थीटा ही तो आ रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ध्यान ये रखना है कि या तो डायरेक्शन को चेंज कर दो, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को चेंज कर दो, या नहीं तो आपको फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दो। मतलब दोनों का डायरेक्शन को क्या करना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों को क्या करना है, सेम करना। एक चीज पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, वर्क निकालने के लिए एफ इंटू डी कॉस थीटा में दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। समझ आया? क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो यहां से एक सवाल बनता है आप एग्जाम्पल, आप चलो वर्क पावर एनर्जी एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे आपने एक 2 kg का ब्लॉक ले लिया, ठीक है, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा लिया और ये ब्लॉक 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो आपको वर्क डन निकालना है। हाउ मच द वर्क विल बी डन, कितना होगा वर्क? वर्क डन बराबर कितना होगा मरियम? वर्क डन कितना होगा? 20 जूल, है ना। 10 इंटू 2, 20 जूल। समझ आया? अब क्या हो गया यार, बहुत बेकार है यार। बुलाओ मेरे सामने उसको पैरागॉन के पुराने जूते से मारेंगे। हाँ हो गया, चल अगला देख। नेक्स्ट एग्जांपल। आवाज कितनी करते हो यार, समझ नहीं आता साला, क्या मतलब गधा सब। तुम क्यों पीछे देखते हो? कोई थोड़ा ना कैटरीना कैफ बैठी हुई है पीछे, तुम देखो। 2 kg का ब्लॉक है और ये म्यू की वैल्यू 0.1 है। अब फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। वर्क डन निकालो। आवाज, बिना आवाज के निकालोगे वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट यहां से 2 मीटर मान लेते हैं, 2 मीटर। कैसे निकालेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है कि पहले ही तो चेक करो ना, हो रहा है क्या? सबसे पहले फ्रिक्शन निकालना होगा। फ्रिक्शन निकालोगे तो आपको क्या होगा, म्यू एम जी 0.1 इंटू 2 इंटू 10, ये कट गया तो 2 न्यूटन का। तो एफ नेट कितना है भाई आपका? 20 - 2
18 न्यूटन का है, तो वर्क डन क्या होगा 18 इंटू 2 दैट इज 36 जूल। अरे समझ आया क्या किया मैंने? नेट फोर्स निकालने के लिए फ्रिक्शन माइनस करना पड़ेगा। अब आपसे यहीं पर पूछ देता सवाल, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, तो क्या करते आप? तो क्या करते? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन आ रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2। क्या ये प्लस में होगा या नेगेटिव में होगा? माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है और फोर्स आपके पास 2 है, डिस्प्लेसमेंट 2 कॉस थीटा, तो 2 है और कॉस 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन ये पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये आ गया -4 जूल। अरे समझ आया कि नहीं? अरे क्लियर है? बैठ जाओ। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल दे रहा हूं मैं, ठीक है? चलो जल्दी छापो इसको, घंटा में पढ़ाता हूं मैं इसको। चलो नेक्स्ट सवाल, इतना समय नहीं लगता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एग्जाम्पल, 4 kg 20 न्यूटन, म्यू इक्वल टू 0.4 और डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। जल्दी से निकालो इसको। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 160 जूल। देखो तो ऐसे आंसर बनना चाहिए, 30 सेकंड। वो तुम बाल करती रहो बैठ के ऐसे, बस यही काम रह गया दोनों का। दोनों बंदर जो होता है ना, बंदर देखे हो कभी? समझा क्या क्वेश्चन? क्या है? 4 kg है, फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, ब्लॉक मूव भी कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय एफ नेट, मतलब एफ फोर्स की वरी एफ नेट निकालना, एफ नेट। फाइंड वर्क डन बाय एफ नेट। चलो बनाओ इसको जल्दी से। एन की वैल्यू इज नॉट ऑलवेज mg, तो आप क्या करोगे? एफ इक्वल टू म्यू एन, और एन आपने निकाल दिया है इतना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू 0.2 इंटू 30, कितना आ गया? 10। इससे कट गया, फ्रिक्शन बराबर 6, ठीक है? अब इधर क्या होगा? 20 कॉस, तो 20 इंटू कितना आएगा? कॉस 40, कॉस 40 की वैल्यू √3/2, 10 √3/2 मतलब 10 इंटू, तो 10√3 आ रहा है, है ना? तो वर्क डन जो निकालोगे आप, एफनेट निकालोगे, एफनेट निकालोगे, एफनेट में आपके सामने 10√3 माइनस 6, ये निकलना है। तो अगर 1.73 है तो लगभग 19 के आसपास आएगा, 17.3 आ रहा है। 10√3 में से 17.3 में से 6 माइनस कर दोगे, 11.6 ना, 11.3 न्यूटन। अब जब ये 11.3 न्यूटन आ जाएगा तब आप वर्क डन निकाल दो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपको? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 11.3, दिस इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर। 452 जूल, 4 11 4 2 11 जो करोगे 11 4 44 44 के आसपास आया, 440 452 आ जो भी है आ गया ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना, कंसेप्ट पेज, कौन से पेज? क्या हुआ?
ये समझ आ गया क्या हुआ? फ्रिक्शन निकालना होगा, फ्रिक्शन के लिए म्यू एन निकालना होगा और एन के लिए आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एन इज नॉट ऑलवेज एम जी, तो एन की वैल्यू निकालने के बाद फ्रिक्शन निकाल दोगे और फिर एफ नेट निकाल लोगे। जब एफ नेट निकाल लोगे तो फिर आपका ये निकल जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट, find work done by gravity. Find work done by gravity. Find work done by gravity. माइनस एम जी आर भी ले सकते, एम जी नीचे काम करेगा, आर ऊपर है, यहां से यहां कितना होगा? नीचे से ऊपर जाए तो वर्क डन बाई क्या होगा? ग्रेविटी, वर्क डन बाई एम जी। हाँ, एम जी इंटू आर कॉस 180, तो क्या होगा? माइनस एम जी आर। दिस इज योर आंसर। सही है? समझ आया सबको? तो ये नीट बीट का पूछा हुआ सवाल है। हाँ, नीट वगैरह में कहीं पूछा। अब बनाइए, थीटा मान लो उसका एंगल, थीटा मान सकते हो। सिक्सटी डिग्री ले लो, चलो इसको 60 डिग्री ले लो, ये आर है 60 डिग्री। ग्रेविटी ये लिख दो, वर्क डन बाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन बाई नॉर्मल, तीनों निकालना है। फाइंड वर्क डन बाई, फर्स्ट में फोर्स एफ, दूसरा ग्रेविटी और तीसरा नॉर्मल, तीनों वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल, वेक्टर बाई एफ, निकाल के बताओ मेरे को। चलो, तो क्या होता है इसमें? आपको क्या करना है? आर माइनस आर 60 निकाल दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, आर 60। तो आप देखो, वर्क डन बाई एफ निकालना है ना तुमको, वर्क डन बाई एफ, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर वाला ले लेते हैं, तो वर्क डन बराबर एफ आर साइन 60। अरे यही तो आंसर है, हुआ ना? अच्छा, अब वर्क डन बाई एम जी अगर आपको निकालना है, वर्क डन बाई एम जी निकालना, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है? यहां तक, तो आर माइनस आर कॉस 60, तो वर्क डन बाई एम जी और आर माइनस आर कॉस 60। अरे सही है कि नहीं है? माइनस लगा दो, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर डिस्प्लेसमेंट, जो भी इसका जो भी वैल्यू आए। उसके बाद वर्क डन बाई नॉर्मल 0। कहीं पर भी जाओ डिस्प्लेसमेंट लेकर के, तो देखना कि नॉर्मल हमेशा ऐसे होगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे जाओ, अगर इस पॉइंट पे तुम चूज कर रहे हो, नॉर्मल किधर है? ऐसे ही ना, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? एंगल कितना है? 90, तो एफ इंटू कॉस 90 कितना होगा?
तो नॉर्मल वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा? बेस्ट एग्जांपल बताओ, कूली जब सामान लेकर के जाता रहता है ना, 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो वर्क डन क्या होता है? 0। वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि आप mg निकालो या नॉर्मल निकालो, डिस्प्लेसमेंट उसका इधर है, mg नीचे है और नॉर्मल ऊपर है ना। और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, और mg तो वर्क डन बाई mg कितना? cos 90 0। वर्क डन बाई नॉर्मल कितना? cos 90 0। तो कूली को अगर कहोगे कि तुमने कोई काम नहीं किया, तुम जो है चलो एक कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाना उसको, हो गया ना। चलो, एक लिफ्ट है, v वेलोसिटी है, लिफ्ट में v वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, और 2 ऑब्जर्वर है इस बार उसका, एक कांस्टेंट वेलोसिटी लिख देना, कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्वर यहां है, एक, और ये मास है m मास। टी टाइम के बाद आपको वर्क डन निकालना है, टी टाइम के बाद वर्क डन निकालना है। किसके किसके रेफरेंस में? एक बार आपको निकालना है आवारा बालक, और दूसरी बार निकालना है ब्यूटीफुल बालिका के रेफरेंस में। समझा? पहले में ए के लिए, दूसरा में बी के लिए, दोनों का रेफरेंस निकालना। जल्दी से करो तो। वर्क डन बाई mg निकाल दो, वर्क डन बाई नॉर्मल निकाल दो, दोनों चीज निकाल दो। वर्क डन बाई mg और वर्क डन बाई नॉर्मल। क्या होगा? हर वर्क डन निकालने के लिए आपको आफ्टर टाइम t, फाइंड वर्क डन आफ्टर टाइम t फ्रॉम बाय फोर्स बाय द mg एंड बाय नॉर्मल। अब दोनों के अलग अलग रेफरेंस में, फ्रॉम द ऑब्जर्वर ए और फ्रॉम द ऑब्जर्वर बी, दोनों लेना है आपको। क्या करोगे बताओ? mg तो हमेशा नीचे ही लगता है, बताओ मेरे को। फ्रॉम द ऑब्जर्वर ए, फ्रॉम द ऑब्जर्वर बी। देखो पहला कंडीशन क्या है? फ्रॉम ऑब्जर्वर ए बी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टी टाइम के बाद क्या होगा? एस बराबर यूटी, क्या होगा? एस बराबर वी इंटू टी, डायरेक्टली लिख दो, ये कांस्टेंट है, एस बराबर वी टी। तो वर्क डन बाई mg, ये होगा आपको mg vt cos 180 डिग्री, तो माइनस mg vt। किसको किसको समझ नहीं आई बात? जो पढ़ रहे हो उससे पूछ रहे, जो ऐसे टाइम पास करो तो उसको तो ऐसे भी समझना नहीं है, जो पढ़ रहे हो उसको नहीं समझ आया हो। क्या किया मैंने? कोई बॉडी टी टाइम के बाद कहां चली जाएगी? कुछ दूरी चली जाएगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू वी टी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से है तो इसलिए वी टी लगा सकते हैं, तो एस बराबर वी टी, डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया। अब पूछा वर्क डन बाई mg निकालने के लिए, ग्रेविटी निकालने के लिए, तो वर्क डन बाई जब mg निकालोगे तो mg कहां काम कर रहा होगा? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर, है कि नहीं? तो 180 डिग्री का एंगल हो गया दोनों के बीच में, तो mg vt cos 180, तो माइनस mg vt होगा। ये हम किस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में निकालना है? ए बी के रेफरेंस में निकालना है। अब अगर मैं
वर्क डन बाई नॉर्मल कर दूं तो क्या होगा, एन वी टी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी ऊपर है और वीटी भी ऊपर है, नॉर्मल भी ऊपर लगेगा और वीटी भी ऊपर लगेगा, नॉर्मल यहां है कि नहीं, तो एन वीटी हो गया। ये तो हो गया ऑब्जर्वर ए बी। अब अगर ऑब्जर्वर बी बी से देखें तो क्या आने वाला है, सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम ऑब्जर्वर बी बी। अब ब्यूटीफुल बालिका इस बॉडी को देख रही है तो क्या होगा, वर्क डन बाई एम जी क्या होगा, हाँ 0। वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल उमल की बात नहीं है, उसके इस ऑब्जर्वर से इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है ना। ऐसे भी लड़कियों को समझाना इतना आसान, मतलब लड़कियां जब बीबी बन जाए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है ना। तो क्या होगा, इसकी नजर में जो है तुम कुछ भी कर लो, इसकी नजर में तुम कुछ भी कर लो, तुमको कुछ नहीं होना, समझा। बोले एक निकला, पहला कंक्लूजन निकला कि बीबी को समझा नहीं सकते, मतलब कि वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट है। इस फ्रेम से बैठ के देखोगे तो वर्क डन हो रहा है, इस फ्रेम से बैठ के देखोगे तो वर्क डन नहीं हो रहा है। तो यहां पे बड़ा अच्छा पॉइंट लिखो कि वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। इसी को समझाने के लिए मैंने आपको यह लिखा था, ये सवाल बनाया ही है आपको ये बात समझाने के लिए कि वर्क डन भी फ्रेम रेफरेंस ऑफ फ्रेम पर डिपेंड करता है कि कहां से आप वर्क डन को मेजर कर रहे हो, कहां से देख रहे हो। तो आप लिखो वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। ओके, समझ आया वर्क डन क्या होता है, फ्रेम डिपेंडेंट। find work done by, find work done by, find work done by, न्यू दे दो, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। ऐसे थोड़ा ना जाएगा, तो खींचना पड़ेगा ना, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, हाँ ऊपर जा रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, 4 वर्क डन निकालना है इसमें। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय नॉर्मल। सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के क्लास का। ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा। सबसे पहले तो इसका आपको एबीडी ड्रॉ करो, यहां एमजी काम करेगा, यहां एमजी काम करेगा और ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपके पास जो एंगल है वो 90 है। ये पूरा एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। पूरा एंगल क्या होगा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा तो यहां भी लेके आओगे तो वही बात दिखेगी तुमको, ठीक है। उसको वहीं पे दिखा दिया मैंने, ये थीटा है ना, तो टोटल एंगल आपका जो होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। तो तुम इसका कंपोनेंट इस पे mg cos 90 प्लस थीटा से भी लिख सकते हो, एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर इतना नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, इधर mg sin थीटा होगा। चलो बीच में लाके करते हैं इसको।
अब देखो इधर एक कंपोनेंट आएगा, इधर एक कंपोनेंट आएगा, क्या चीज, mg साइन थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा। तो mg साइन थीटा, अब अच्छा mg कॉस 90 प्लस थीटा भी mg साइन थीटा होगा। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, वही होगा ना, माइनस साइन थीटा, तो बात वही हो जाएगी। अभी मैंने क्या करा, हर्षिता समझ आया, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा mg sin थीटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, साइन थीटा वाला या cos थीटा वाला, साइन थीटा, क्योंकि आपको यही लेना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए वही हो रहा है, चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। तो आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने के लिए पहला जो क्वेश्चन होगा, वर्क डन बाय mg, ये जो लिखोगे तो फोर्स क्या लिखोगे, mg साइन थीटा इंटू डी कॉस 180, यह आ गया माइनस mg साइन थीटा इंटू डी, ये आंसर हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये हो गया। अब दूसरा आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो आप बॉडी को देखो, यहां से फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, म्यू एन, तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन पीछे और हो तो माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू डी, सही है ना, ये इतना छाप जल्दी से हो गया, किया है क्या तुम लोगों ने, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, किया है। तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब चेक करो ना कि क्या क्या चीज लग रहा है। इधर आप लिखोगे एफ एक्सटर्नल, क्योंकि वही लग रहा है ना, वही तो ऊपर जाने के लिए, और इधर लिखोगे फ्रिक्शन, ठीक। और क्या है इसमें, और कुछ है क्या, mg sin थीटा भी है, पीछे mg sin थीटा भी लग रहा है ना, पीछे क्या लग रहा है, एकदम से मतलब एकदम खत्म है, एकदम खत्म है। तमीज ही नहीं है जरा सा भी, इसलिए पीछे जाके बैठा है कि आज गप मारना है उसके साथ। बाहर खड़ा कर देंगे, निकाल देंगे इस बार बाहर, बकलोला। इतना बढ़िया सवाल बना रहे हैं, समझ नहीं आता है लोगों को क्या करना चाहिए, आता कुछ नहीं है, पागल। हाँ क्या करेंगे, तीसरा में आपको क्या निकालना है, एफ एक्सटर्नल, एफ ई एक्स टी माइनस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए, यही होगा ना, एफ एक्सटर्नल माइनस mg साइन थीटा माइनस बराबर एम ए। अब आप इसको देखोगे ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों, सवाल में लिखा है मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन क्या एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब एक्सेलेरेशन जीरो का तो खत्म हो गया, तो एफ एक्सटर्नल बराबर कितना आ गया, mg साइन थीटा प्लस एफ मतलब म्यू mg cos थीटा। इसलिए वर्क डन जो होगा वो सिंपल यही हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू डी, क्योंकि एफ एक्सएल का डायरेक्शन भी उधर ही है और डी का डायरेक्शन भी उधर ही, यहाँ माइनस का सवाल cos 180 का cos 0 डिग्री 1 हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें है वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल। फोर्थ में
वर्क डन बाई नॉर्मल, ये तो 0 होने वाला है। थीटा 90 डिग्री है ना, ऑलवेज थीटा ऑलवेज 90 डिग्री। तो जो पहला वाला क्वेश्चन लिफ्ट किया था उसमें नॉर्मल 0 नहीं होता था, नॉर्मल का वर्क डन, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जहां है 0 मार देना तुम लोग, ध्यान देना कि नॉर्मल का डायरेक्शन किधर है, समझा? और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है। यहां से तुमको एक बात, 3 बात क्लियर हुई है इस क्वेश्चन से, कि वर्क डन 0 हो सकता है, वर्क डन निगेटिव हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है ना। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, है ना। अब नेचर ऑफ वर्क डन क्या क्या लिखोगे? पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या लिखोगे? पॉजिटिव वर्क डन क्या लिखोगे? व्हेन थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 से है, एक्यूट एंगल है कि नहीं। मतलब कि अगर ये कोई ब्लॉक है तो जो थीटा है ना वो यहां पे कहीं पे है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही है, ऐसे। तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में अगर फोर्स थीटा है तो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव वर्क डन आएगा, है ना। दूसरा निगेटिव वर्क डन, थीटा इज ग्रेटर देन 90, एक्यूट एंगल, एक्यूट बोलते हैं ना इसको। और अरे वही तो एक्यूट लिख दिया मैंने, तेरी सॉरी 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 यार, क्या बोलते, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण और न्यूनतम कोण, न्यून कोण और अधिक कोण, न्यून कोण ये हुआ, अधिक कोण ये हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल, सही है। तो कब हो रहा है ऐसा? जब आपका फोर्स कुछ इधर घूम रहा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये थीटा क्या है? बड़ा है 90 से, है ना। डायग्राम ही तुम लोग बना लेना यहां पे। और तीसरा 0 वर्क डन है, थर्ड जो है तुम्हारा 0 वर्क डन, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब फोर्स में नॉर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो 0 वर्क डन हो जाएगा व्हेन थीटा इज 90। समझा क्या?